Hello learners, today we will discuss the topic data handling and this is the chapter number 5 of class 8th. So before moving towards the chapter पहले तो हम थोड़ा ये जानेंगे कि we are getting so many informations. हम डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है एंड दैट टू वी आर गेटिंग इट फ्रॉम सो मैनी मीन्स दैट मीन्स हमें कई जगहों से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास मेजर सोर्स है इन्फॉर्मेशन का दैट इज़ टेलीविज़न. सो टेलीविज़न चैनल्स जो होते हैं दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. अनदर दैट वी हैव इज़ रेडियो, then newspaper we can say, and news magazines also we can say, from where we are getting the so many lot of informations we are getting, right? So अब अगर हम ये देखें कि ये जो सारी information हमें मिल रही है from all these things and by other means also, काफ़ी और से भी sources होते हैं जिनसे हमें ये information मिलती है. That all information we have in these forms, या तो वो हमारे पास table के form में होती है, in the form of tables, or we can say that information we can get in the form of bar graph. यदि look wise देखा जाए, presentation देखा जाए, so that information we are getting in the form of bar graphs. Then next we have we can get the information numerical figures. Numerical figures के form में हमें information available होती है. And another that we can take is चार्ट्स हम ले सकते हैं. चार्ट के फॉर्म में भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है. सो बेसिकली जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, द वे वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन इज in the form of table, bar graph, numerical figure, charts, and many other more are also there. So ये जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें इन फॉर्म्स में मिल रही है, अगर इनके थोड़े एग्जांपल्स भी देखें कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें टेबल्स के फॉर्म में मिलती है. सो बेसिकली आपके जो रिजल्ट्स होते हैं या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सारे ही स्टूडेंट्स का जो स्कोर रहा है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. आपकी जो मार्कशीट होती है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल. वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है. किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिली कि वॉट इज़ दी आर परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारा रिजल्ट क्या रहा, राइट, इन अ पर्टिकुलर ग्रेड. ना नेक्स्ट वी हैव बार ग्राफ. सो बार ग्राफ में हम देख सकते हैं दैट फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच, एक पर्टिकुलर टीम है तो उसके जितने भी प्लेयर्स हैं उनका क्या कैसा स्कोर है, व्हाट इज़ देयर बॉलिंग, जो बॉलर्स हैं उनका एवरेज क्या है, या फिर जो बैट्समैन है उनका एवरेजेस क्या है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट इजीली इन द बार ग्राफ. समटाइम्स हम दो टीम को या एक कोई भी परफॉर्मर है उसके स्कोर को लास्ट ईयर या लास्ट मैच के स्कोर से भी हम कंपेयर करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डबल बार ग्राफ, काइंड ऑफ बार ग्राफ जिसे हम डबल बार ग्राफ बोलते हैं. देन वी हैव न्यूमेरिकल फिगर्स. सो न्यूमेरिकल फिगर्स के लिए हम बोल सकते हैं, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल वी आर गेटिंग दी नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, कोरोना केसेस की यदि हम बात करें पर डे की, अगर हम देखें लास्ट 7 days की हम देखें, सो दैट वी कैन इजीली गेट इन द न्यूमेरिकल फिगर. आज इतने हैं, कल इतने और इंक्रीज हो गए, टोटल इतना हुआ, परसों इतने, लास्ट 2 days में इतने थे. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट इजीली विद दिस. देन वी हैव चार्ट्स. चार्ट्स के थ्रू में किस प्रकार की, किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है. सो चार्ट्स में हम ले सकते हैं, सपोज वी हैव फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एक हम कार्स की बात करते हैं, ठीक है, तो कार्स में कितने लोगों को इस कंपनी की कार पसंद है, कितने लोगों को बी कंपनी की कार पसंद है, कितने लोगों को सी कंपनी की कार पसंद है. सो इजीली वी कैन रिलेट इट फ्रॉम दैट चार्ट. यहाँ से हम उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आराम से कलेक्ट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो सी कंपनी की कार जो है वो लोगों को पसंद आती है, दैन बी, दैन ए. और एल्स अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सो सपोज दैट we can take another example like the religions की हम बात कर सकते हैं, कितने people जो हैं वो इस particular religion को follow करते हैं, कितने लोग इस particular religion को. इस तरीके से हम charts के form में कई सारी information जो रहती है उसको grasp कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं यदि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन गिवन है. सो अब अगर आप हम यहाँ पर देखें, हमने अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन बार बार हमने ये वर्ड यूज़ किया है एंड हमने देखा कि कहाँ से किस किस तरीके से किस फॉर्म में हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बेसिकली इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज
यहाँ पर जो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन की ही हम बात करने वाले हैं. सो दिस इज डाटा हैंडलिंग एंड डाटा इज बेसिकली मीन्स इंफॉर्मेशन. ये जो इंफॉर्मेशन, डाटा जो वर्ड है वो इंफॉर्मेशन के लिए ही होता है, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो डाटा का जो मतलब होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. हम जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग प्लेसेस से कलेक्ट करते हैं दैट इज द डाटा, उसे हम डाटा बोलते हैं, वो डाटा होता है. डेली लाइफ में हम बहुत सिमिलर ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं. सो डाटा इज नथिंग समथिंग एल्स, ऐसा कुछ अलग सा नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन जो होता है उसी को हम डाटा बोलते हैं. ऑल्सो यदि हम, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ कि अगर हम डाटा को कभी कभी हम डेटा प्रोनाउंशिएट करते हैं, समटाइम्स वी यूज टू प्रोनाउंशिएट डाटा. सो बोथ आर करेक्ट एंड एसेंट का डिफरेंस है यहाँ पर. आप डाटा भी बोल सकते हो और डेटा वर्ड भी यूज कर सकते हो. ओके, नाउ अनदर थिंग व्हाट आई वाज सेइंग इज डिक्शनरी में यदि हम इसका मीनिंग देखें तो डाटा का मीनिंग आपको मिलेगा दैट इज द एग्जैक्ट फैक्ट्स, या फिर फैक्ट्स हम इसको बोल सकते हैं. फैक्ट्स, डाटा का जो आपको मीनिंग मिलेगा दैट इज फैक्ट्स. सो फैक्ट इज अगेन समथिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स वही होते हैं दैट इज द इन्फॉर्मेशन, राइट. सो और एक और चीज़ की अगर हम यहाँ पर मैथ्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमें कई सारे फॉर्म्स में मिलती है. इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू मैथ्स. हम कभी कभी वर्बली भी, मतलब सेंटेंस के फॉर्म में भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है. बट मैथमेटिक्स में जिस डाटा की हम बात करने वाले हैं दैट विल बी दी न्यूमेरिकल फिगर्स. न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है उसके बारे में हम देखेंगे. न्यूमेरिकल फिगर्स या फिर न्यूमेरिकल डाटा जो है दैट वी विल कंसिडर इन दिस चैप्टर डेटा हैंडलिंग. एंड फॉर दैट आई एम हैविंग एंड अ डेफिनेशन ऑल्सो. डाटा के लिए आप हमारे पास एक डेफिनेशन भी है दैट इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स which expressed न्यूमेरिकली. वो चीज़ें, वो दैट फैक्ट्स विच वी आर गेटिंग जो कि न्यूमेरिकली मतलब कि नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं, एंड वी हैव सम पर्पस फॉर दैट इज कॉल्ड डाटा with some purpose. So this is the definition for data. We have that collection of facts which express numerically with some facts, with some purpose. So this is data. अब हम डाटा के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन यदि हम देखें कि डाटा भी हम कई तरह से और कई जगह से कलेक्ट करते हैं ना. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस ऐसे ही कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन वी यूज टू टेक, और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं. उसमें से भी हम कुछ हमारे पर्पस की जो, या फिर हम बोले कि जो मीनिंगफुल चीज़ होती है हमारे पर्पस की है दैट वी यूज टू कलेक्ट, राइट. उसमें से भी हम अपने हिसाब से, अपने जो हमारा मोटिव है उसके अकॉर्डिंग हम उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्टली हमें जो चाहिए, हमने गूगल पे सर्च किया कि लास्ट ईयर कितने विनर्स हमें मिले थे ओलंपियाड्स में या समथिंग लाइक दैट, तो वो डायरेक्टली हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमने कलेक्ट नहीं की होती है, 1 to 1 वी हैव नॉट चेक, बट येस ऑफकोर्स समवन हैज़ कलेक्टेड. उसने उस पूरे को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ला कर रखा या अपने हिसाब से उसको अरेंज कर दिया, एंड देन डायरेक्टली दैट पर्सन पुट इट ऑन द गूगल, उसने अपलोड कर दिया, एंड दैट सेम इन्फॉर्मेशन वी गॉट. हमने सारी उसको इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ वहाँ से उठा लिया, राइट. तो इस तरीके से भी यदि हम देखें तो हमें यहाँ पर डाटा के 2 टाइप्स मिलते हैं. सो द टाइप्स ऑफ डाटा दैट वी हैव इज, फर्स्ट वन इज प्राइमरी, एंड देन अनदर टाइप दैट वी हैव इट इज सेकेंडरी. सो प्राइमरी डाटा में क्या होता है हमारे पास? प्राइमरी डाटा इज विच इज कलेक्टेड बाय आर सेल्फ, जो हम खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, दैट डाटा इज प्राइमरी डाटा. और एल्स यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकती हूँ दैट प्राइमरी डाटा इज विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जिसको जरूरत है, जो उस चीज को सर्च कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर itself.
ओके, सो दिस इज प्राइमरी डाटा। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे अभी इसका, बट बिफोर दैट हम सेकेंडरी डाटा को थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंडरी इज ऑब्वियसली विच इज नॉट कलेक्टेड बाय, हमने खुद से उसको कलेक्ट नहीं किया है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज टेकन फ्रॉम समवेयर, टेकन फ्रॉम समवेयर। जो हम रेफरेंस की बात करते हैं, रेफरेंस वर्ड, यहाँ पर रेफरेंस मतलब कि इस पर्टिकुलर इंसान ने इस पर्टिकुलर प्लेस से या फिर इस पर्टिकुलर वेबसाइट से वी हैव टेकन दिस रेफरेंस, हमने यहाँ से ये चीज़ निकाली हुई है। तो जब हम डाटा कहीं और से अप्रोच करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको गूगल का एग्जांपल दिया था, समटाइम्स जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सो व्हाट वी यूज टू डू, डायरेक्टली वी विल गूगल इट एंड वॉट एवर डेटा, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन, जस्ट हम उसे कट कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो दैट इज सेकेंडरी डेटा। बट अगर आप उस डेटा को, कुछ इन्फॉर्मेशन को खुद से कलेक्ट कर रहे हैं बाय योर ओन, सो दैट विल कम इन दी प्राइमरी डेटा। Now example, if I will take the easier example will be for you your marks। जैसे for example आपने एक टेस्ट दिया, टीचर ने वो टेस्ट करेक्ट किया एंड करेक्ट करने के बाद सारे ही बच्चों का स्कोर कलेक्ट किया, राइट, उसको नोट डाउन किया। सो टीचर ने जो स्कोर आपका पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो स्कोर नोट डाउन किया, दैट विल बी दी प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो उसने खुद से कॉपी को करेक्ट कर कर कैलकुलेट कर कर फाइनल मार्किंग निकाली है, दैट व्हाट स्कोर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट स्कोर्ड, राइट। सो दैट विल बी द प्राइमरी डाटा। अब यदि वही स्कोर, मान लो कि प्रिंसिपल ने बोला टीचर से दैट आई वांट द स्कोर ऑफ दैट क्लास ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो व्हाट शी डिड, शी और ही व्हाट दे डिड, दैट जस्ट जो उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था, डेटा कलेक्ट किया था, डायरेक्टली दैट स्लिप दैट पेज वो उन्होंने प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर दिया, दैट दिस इज द स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल के लिए वो जो डेटा होगा दैट विल बी दी सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस स्कोर को, उस इंफॉर्मेशन को प्रिंसिपल ने खुद करेक्ट नहीं किया है, सिंपली ही और शी आस्क्ड द टीचर एंड टीचर फॉरवर्डेड इट, है ना। तो वो उसको वहाँ पर जो डेटा मिला इन कंटेक्स्ट टू द प्रिंसिपल, वो सेकेंडरी डेटा होगा, एंड फॉर अ टीचर दैट विल बी अ प्राइमरी डेटा, बिकॉज दैट द पर्सन कलेक्टेड दैट इंफॉर्मेशन बाय हर और हिज ओन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाटा। डाटा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डाटा इज नथिंग, जस्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा। और जब हम यहाँ पर मैथ्स में बात करेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट न्यूमेरिकल फिगर्स। न्यूमेरिकल फिगर्स की हम बात करेंगे, फैक्ट्स की बात करेंगे। सो in this context we can say that collection of facts which expressed numerically, वो information जिसको हम numerically express करते हैं, that will come in data. And types of data also we have seen, primary and secondary data. Sometimes exam में ऐसा question भी पूछ लिया जाता है, suppose they have given a situation and they will ask you that whether classify the following data as primary and secondary, so you have to do that thing. अच्छा, डाटा के रिगार्डिंग एक और वर्ड हमें, एक भी नहीं, हमें दो और वर्ड अभी हमें यहाँ पर मिलेंगे, दैट इज रॉ डाटा एंड देन अरेड डाटा, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑर्गेनाइज्ड डाटा। सो ये दो वर्ड्स क्या होते हैं, दीज टू वर्ड्स ऑल्सो वी विल सी जब हम इस पूरी प्रोसेस की बात करेंगे, है ना। रॉ डाटा क्या होता है और अरेंज या फिर अरेड या फिर ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है। सो डेटा हैंडलिंग, डाटा में हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब हम बात करते हैं डाटा हैंडलिंग की। हैंडलिंग मीन्स व्हाट, हैंडलिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली हैंडलिंग मीन्स कि आप इसे ऐसे समझो कि मान लो कि आपने जिस पर्पस से डेटा कलेक्ट किया है, मतलब यू हैव अ टारगेट ऑब्वियसली एंड सो दैट इज़ वाई यू आर कलेक्टिंग द डेटा, यू आर सर्चिंग सम इंफॉर्मेशन लाइक दैट। तो उस टारगेट, मतलब हमने यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया बिकॉज वी हैव सम टारगेट दैट वी हैव टू अचीव। तो कलेक्ट करने से लेकर उस टारगेट तक पहुँचने के बीच में जितनी भी प्रोसेस होंगी, दे ऑल विल कम अंडर दिस डाटा हैंडलिंग। वो सारी ही प्रोसेस इसमें आ जाती हैं हमारे डाटा हैंडलिंग में। अब कैसी प्रोसेसेस, हमने मान लो डेटा को कलेक्ट किया, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी वो हमारे लिए सूटेबल नहीं थी, मीन्स इन्फॉर्मेशन वॉज फ्रूटफुल बट द वे इट इज़, जिस तरीके से वो थी हमें वैसी नहीं चाहिए, राइट। सो हमने उसे दोबारा से अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, मतलब यहाँ पर एक प्रोसेस आ गई हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, है ना।
फिर उसके बाद जिस तरीके से वो शो हो रही थी, वी डोंट वांट इन दैट मैनर, हमें उसे कुछ अच्छा अट्रैक्टिव लुक देना था, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना था। फॉर एग्जांपल योर प्रोजेक्ट, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर आपने उसे प्रोजेक्ट के क्वेश्चन के हिसाब से, मोटिव के हिसाब से उसे ऑर्गेनाइज किया, देन ऑब्वियसली यू वांट गुड मार्क्स। तो अब आपने उसको क्या किया, प्रेजेंट किया। दिस इज द प्रेजेंटेशन पार्ट। ओके, so this will also come in the this step will come in this category, मतलब ये डेटा हैंडलिंग के अंदर ही आएगा, प्रेजेंटेशन भी। एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली यू विल सबमिट इट टू द टीचर। टीचर उसको एनालाइज करेगा वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, और क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या क्या आपने स्किप करनी है, what more you added, and after that you will get marks, right? So these all we have so many, actually डेटा हैंडलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। डाटा को समझना, उसको कलेक्ट करना, हाउ वी विल ऑर्गेनाइज इट, हम उसे अरेंज कैसे करेंगे, एंड हम उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे। प्रेजेंट करने के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सो डेटा हैंडलिंग में भी जैसे हमने ये देखा, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं बहुत सारी, बट ब्रॉडली हम यहाँ पर 2-3 प्रोसेस को देखेंगे इस चैप्टर में। एक तो हमने समझ लिया कलेक्शन, है ना, सबसे पहला स्टेप होता है डाटा को कलेक्ट करना। सेकेंड होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है प्रेजेंटेशन, एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन वी विल सी, हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, है ना। सो एनालिसिस, एंड फिफ्थ दैट द लास्ट वन, दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उस डेटा से क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप वापस से निकाल पा रहे हो, जिस मोटिव से आपने उसको किया, शो किया, रिप्रेजेंट किया, ऑर्गेनाइज किया, whether you are collecting some information from that or not. So this will come under interpretation. तो ये steps हैं हमारे पास, जिसमें से basically जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिन पर हमारा focus रहेगा, that is organization and presentation. ये दो important है। collection of data is easy, आजकल तो कट कॉपी पेस्ट होता है, राइट। सो कलेक्शन हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज द डेटा। अच्छा, उससे पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि वाई टू ऑर्गेनाइज द डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड टू ऑर्गेनाइज डेटा। सो एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है हमारे पास कि जो डेटा हमें गिवन है, जैसा मैंने आपको बताया कि मे बी ये हमारा उतना फ्रूटफुल मीनिंग नहीं निकाल रहा हो, जो हमें उससे मीनिंग चाहिए वो हम उससे कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम्स इट हैपन्स। सो फॉर दैट व्हाट वी यूज टू डू, हम उसको अपने तरीके से, अपने पर्पस के हिसाब से अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। जैसे मान लो कभी कभी हमें कोई स्टूडेंट है, उनकी हाइट्स गिवन है 115 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, ये इतने बच्चे हमारे पास 110 सेंटीमीटर, दैन 134 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हमारे पास 40 स्टूडेंट्स की हाइट सपोज गिवन है हमारे पास। अब हमें हाउ विल कलेक्ट द इंक्रीजिंग, एंड हमें इसे इस तरीके से नहीं चाहिए, वी वांट इन सम अदर मैनर, हमें या तो उसे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, ताकि हम बच्चों की जो सेम हाइट है ऑलमोस्ट मतलब उसे कलेक्ट कर सके, या ऐसे कोई बच्चे जिनकी सेम हाइट हो, वो सारी चीज़ें हम देख सकें, या बच्चों को प्लेग्राउंड में कैसे अरेंज करना है, हाउ दे विल स्टैंड, दैट वी नीड टू सी, दैट वी वांट टू सी। तो हम कैसे उन्हें अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये जो हमें इतनी सारी हाइट्स गिवन है 40 स्टूडेंट्स की, उसे हम क्या करेंगे, ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम इन दो किसी ऑर्डर में उनको अरेंज कर देंगे, सो दैट वी कैन सी द प्रॉपर अरेंजमेंट, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो डेटा हमें गिवन था, दैट डेटा हमने उसको वापस से, दैट वाज द अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, ये वाला जो डेटा कहलाएगा इसे हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, और या फिर इसी डेटा को हम बोलते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब सिंपली जो हमने बस उसे कलेक्ट किया है, दिस इज द अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। ओके, और जब इस अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम किसी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, किसी ऑर्डर में लगा देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, या फिर आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी ले सकते हो। सो नाउ दिस डेटा विल बी हैविंग a name that is organized data. Organized data बोलते हैं इसको, या फिर हम इसे arrayed data भी बोलते हैं।
इट इज इन एन अरे, एक लाइन में होता है, पूरा एक सीक्वेंस में होता है, सो दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी, दैट दिस इज द अरेड डेटा. ओके, सो अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, दैट वी हैव अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स दैट वर आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट. हमारे पास ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स हैं, ये डेटा आपको स्क्रीन पर भी इंफॉर्मेशन ये गिवन होगी, यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन. सो जब 20 बच्चों से पूछा गया कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, दे हैव गिवन द फॉलोइंग रिस्पॉन्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, राइट. सो दे चूज आर्ट, मैथमेटिक्स, सम सेट साइंस, सम सेट इंग्लिश, राइट. अब हमें इस तरीके से जो डेटा यहाँ पर गिवन है, आर्ट, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, इंग्लिश, इस डेटा को अगर हम देखें ध्यान से तो दिस इज द रॉ डेटा. अभी ये हमारे पास रॉ डेटा है, हम यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा, कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मतलब द सब्जेक्ट विच इज़ लीस्ट लाइक्ड, राइट. सो फॉर दिस अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो हमें पूरा डेटा यहाँ पर गिवन है, दिस डेटा हम इसे एक, दिस इज द रॉ डेटा, हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइज हम इसे कैसे करेंगे, वी विल मेक अ टेबल फॉर इट. हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे. हियर वी विल राइट द सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स में भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इन सारे सब्जेक्ट्स को वी विल राइट वन टाइम. सपोज वी हैव आर्ट, देन वी हैव मैथ्स, एंड देन वी हैव साइंस एंड इंग्लिश. ये बच्चों के कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स है. अब हमें पता करना है दैट विच वन इज द मोस्ट लाइक्ड एंड विच इज द लीस्ट लाइक्ड. तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सपोज वी हैव गिवन, पहले जैसे हमारे पास आर्ट है तो हम काउंट कर लेंगे दैट हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द सब्जेक्ट आर्ट. सो इफ यू विल सी द डेटा यू विल फाइंड दैट 1 2 3 4 5 6 and 7. So at each entry, जितनी बार मैंने आर्ट को काउंट किया, जस्ट आई हैव पुट इट लाइन, then one again, then again, then again, again and again. So total I found that 7 students like art. Okay, and in the same manner, if you will see the data, mathematics, for mathematics you will find out that there are 6 students that like maths. For science there are 5 students, those who like science, and for English only there are 4 students, and 4 students like this one. So this data is overall for 22 students, right. This will be 7, 6, and this is 5, and this is 4. So yes, for 22 students it is. Okay, so now you see अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमें रॉ डेटा गिवन था उससे हमें एक मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस निकले, कोई रिजल्ट हम निकाल पाए. फॉर दैट हमने उस पूरे डेटा को अरेंज कर लिया, एंड दिस इज द अरेंजमेंट दैट इज नोन एज टैबुलर फॉर्म. इसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म, या फिर टेबल फॉर्म में हमने उसको अरेंज कर लिया. अरेंजमेंट के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, ऑब्वियसली टैली मार्क्स का यूज़ किया है. यहाँ पर दीज आर नोन एज टैली मार्क्स, है ना. यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर ईच काउंटिंग वी यूज टू पुट अ लाइन. हम हर एक काउंटिंग के लिए एक लाइन पुट कर देते हैं, एंड टिल 4 वी विल पुट अ सिंगल लाइन, एंड टू मेक अ बंडल ऑफ 5, फिफ्थ वन पर हम उसे पूरे बंडल कंप्लीट कर देते हैं. तो इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट ऑल्सो दैट दिस इज 5 कंप्लीट बंडल है, 5, 6 and 7, then again 5 plus 1 6 5, and this is only 1 2 3 and 4 are there. Okay, so these are known as tally marks. इनको हम बोलते हैं tally marks, and the entry before these tally marks, these are known as frequency. ये जो हमें नंबर यहाँ पर गिवन है, हर tally mark के करस्पॉन्डिंग जो नंबर हमें गिवन है, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाता है कि वो पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार अकर हुई है, दैट पर्टिकुलर एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एंट्री अकर. यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स. आई विल राइट हियर, वी हैव टू राइट नंबर ऑफ टाइम्स that particular entry occur. So this is known as frequency. इसे हम बोलते हैं frequency, मतलब बार बार आना, number of times जितनी बार वो एक frequency entry occur हुई है, आई है, that is the frequency. उसको हम frequency बोलते हैं. अब यहाँ से देखो, ये जो हमने डेटा अरेंज किया है, from this data we can
come to a result that art is the subject that is liked most. सबसे ज़्यादा जो subject like किया गया है that is the art, and the least liked subject is English, right? तो अगर अब डेटा में पहले वैसा गिवन होता, रॉ डेटा के फॉर्म में गिवन होता, सो ऑब्वियसली इट वाज टफ टू कैलकुलेट, बट नाउ जब हमने उसको अरेंज कर लिया है अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, तो अब हम यहाँ पर उसे इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं. सो दिस वाज द अरेंजमेंट दैट वाज गिवन इन द टैबुलर फॉर्म. Now what more we have in this? Yes, one more thing that we have यहाँ पर कि ये जो अरेंजमेंट होता है, मतलब ये जो पूरा टेबुलर फॉर्म होता है, इसे हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस टेबल का नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को ही कैलकुलेट किया है, दैट व्हाट एंट्री इज कमिंग इन हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. So this is all we have for frequency distribution table. Now next we have a try these based on this. हमारे पास एक try these भी है, so that we will solve first, and it is given on the page number. It is on the page number 72. Okay, open the page number 72. We have our try these that we will solve first. So it is a group of students who are asked to say which animal they would like most to have as a pet. अभी हमें यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है. दिस इज द रॉ इंफॉर्मेशन विच इज गिवन ऑन इन द बॉक्स की ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछा गया किस एनिमल को वो अपना पेट बनाना चाहेंगे. सो द रिस्पॉन्स जो हमें मिला, द रिजल्ट आर गिवन बिलो. डॉग, कैट, कैट, फिश, कैट, रैबिट, डॉग, कैट, rabbit, dog, cat, dog, 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 cat. Okay, so many are there. Now make a frequency distribution table for the following, for the same. इस information के लिए इस raw data को हमें organize करना है किसमें, एक frequency distribution table में. frequency distribution table का मतलब क्या हुआ कि अब हम यहाँ पर ये जो हमें रॉ डेटा गिवन है उसे हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर देंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे. सो हाउ वी विल डू इट, पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उस पेट का नाम लिखेंगे, राइट. लेट मी सी हाउ मेनी पेट्स वी हैव. एक तो हमारे पास है डॉग, वन वी हैव डॉग, अनदर वी हैव कैट, डॉग, कैट, फिश इज देयर, देन अगेन वी हैव रैबिट. जितनी भी एंट्रीज में हमारे पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन है उन सबको हम वन टाइम लिख लेंगे और सिंगल टाइम. सो डॉग इज डन, कैट, फिश, रैबिट, देन नथिंग एल्स इज देयर. काउ, काउ इज आल्सो देयर. ओके, लास्ट वन दैट इज काउ इज आल्सो देयर. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट अ टेली मार्क्स. जितने बार हमें डॉग मिलेगा दैट टाइम वी विल पुट द टेली मार्क्स. लेट अस काउंट हाउ मेनी वी हैव. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. मैंने डायरेक्टली कर लिया है. We have to do like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so the entry will be 10. frequency जो हमें यहाँ पर मिलेगी that will be 10. अब हमें किसके लिए पुट करना है, कैट के लिए. अब हमें देखना है. सो कैट, अगेन कैट, then one more we got cat, right. So like this we will do. Again 2 more I got, then one more, again one more, फिर मुझे 2 बार cat मिल गया है, and then again I have a cat. Okay, so total entries we have 10. Now I will move to fish. One only, no, one more is there and one more, so 1 2 and 3 are there. Then for rabbit we'll see 1, again 1 2 3 and 4, so total we have 4. And for cow if we will see we have only 1. सिर्फ एक ही बच्चे को चाहिए cow as a pet. So this is 1. We'll put a line here and this is 1. So this is the total distribution table. ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो गया. यहाँ पर रॉ डेटा जो हमें गिवन था उसका हमने ऑर्गेनाइज्ड डेटा में कन्वर्ट कर लिया. सो दिस इज दी one form we can organize the data. Now next we'll see
and another question and it is again displayed on your screen और उसमें मैं दिखा के रखा हुआ है that the marks obtained by the students 60 students के जो marks है out of 50 obviously they are given एक particular subject में बच्चों ने जो marks score किया हुआ है out of 50 वो हमें information given है। अब वापस से हमें क्या करना है, इसके लिए हमें दिस इज दी रॉ डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है और हमें इसे ऑर्गेनाइज करना है। सो अगर देखो यहाँ पर एंट्रीज हमें कैसे गिवन है 21, 10, 30, 22, 33, 5, 29, 32, 23, 31, लास्ट 47, 30, 22 एंड 17 एंड सो मेनी आर देयर। तो मतलब टोटल 60 स्टूडेंट्स का स्कोर हमें यहाँ पर गिवन है। अब यदि हम इस डेटा के लिए यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम एंट्रीज बनाना चालू करेंगे तो यहाँ पर अगर हम टेबल फॉर्म करेंगे उसमें फर्स्ट में अगर हम मार्क्स स्कोर करें कि कितने बच्चों को 21 मार्क्स मिले हैं, कितनों को 10 मार्क्स मिले हैं, कितनों को 30 मिले हैं, 33 मिले हैं, 27 मिले हैं, तो इस तरीके से तो हमारी जो लिस्ट है, जो हमारी टेबल होगी दैट विल बी टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी बिकॉज 60 स्टूडेंट्स आर देयर एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर बच्चे ने सेम ही स्कोर किया है, 10 बच्चों ने 10 कर लिया, 20 बच्चों ने 20 कर लिया, नॉट लाइक दैट राइट। तो हमारी एंट्री की जो टेबल की जो एंट्री वाली लिस्ट है दैट विल बी टू लॉन्ग, बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 बच्चों की इंफॉर्मेशन हमें बतानी है एंड टू मेक इट गुड फ्रूटफुल हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम उन मार्क्स को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे ग्रुप्स में। छोटे छोटे ग्रुप्स में कैसे, फर्स्ट ग्रुप मैंने ले लिया, हम उन बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करेंगे हु स्कोर्ड बिटवीन 0 एंड 10, फिर हम काउंट करेंगे हु स्कोर्ड बिटवीन 10 एंड 20, फिर हमने काउंट किया जिन्होंने 20 और 30 के बीच में स्कोर किया है, फिर जिन्होंने 30 और 40 के बीच में स्कोर किया है, देन विल काउंट जिन्होंने 40 और 50 के बीच में स्कोर किया। ओके तो इस तरीके से यदि हम काउंट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है दैट विल लुक गुड और हम वहाँ से कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ मीनिंग हम वहाँ से निकाल पाएंगे राइट। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पर करेंगे, वी विल काउंट इट एंड देन वी विल डू इट। यहाँ पर हम टेलीमार्क्स का यूज करेंगे एंड देन वी विल पुट दी फ्रीक्वेंसी। अब स्टार्ट करने से पहले एक और चीज जो हम यहाँ पर देखें, एक डाउट जो मेरे मन में आ रहा है कि मान लो यहाँ पर हमने 0 से 10 का एक ग्रुप बनाया, 10 से 20 का ग्रुप बनाया, 20 से 30 का ग्रुप बनाया, लाइक दैट। अब मान लो किसी बच्चे ने 20 स्कोर किया हुआ है या किसी बच्चे ने 10 स्कोर किया हुआ है, सो इन विच कैटेगरी वी विल पुट दैट, वी विल काउंट, किस कैटेगरी में हम उसको काउंट करेंगे, 0 से 10 वाले में उसको काउंट किया जाएगा या फिर 10 से लेकर 20 वाले में उसको काउंट किया जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वट एवर एंट्री, अगर मान लो उसने 10 स्कोर किया हुआ है तो हम उसे हायर क्लास जो है, हमारा हायर रेंज जो है 10 से 20 वाले में हम उसको काउंट करेंगे। सपोज अगर किसी बच्चे ने 40 स्कोर किया हुआ है, सो इंस्टेड ऑफ 30 to 40 हम उसे 40 to 50 की रेंज में इस वाले क्लास में हम उसको काउंट करेंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पर ये जो हमने देखो ग्रुप बनाया हुआ है 0 to 10, ये पर्टिकुलर ग्रुप वी हैव, इनको हम बोलते हैं क्लास, सिंपली क्लास भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स भी बोलते हैं, क्लास लिमिट भी बोलते हैं और कभी कभी ग्रुप्स भी बोल देते हैं। ग्रुप तो बहुत मतलब अनकॉमन है, बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट भी नहीं, क्लास इंटरवल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बट इफ़ यू आर listening this word class or class limits, so that also will come in this category। अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्रुप्स, ठीक है। हमने ग्रुप बनाए कौन कौन से, 0 to 10, 10 to 20, 20, 30। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इनकी डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस बिटवीन एवरी क्लास इंटरवल दैट विल बी सेम, हमेशा सेम ही रहेगा। 10 - 0 दैट इज 10, अगेन 20 - 10 दैट इज 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 अगेन 10। एक और चीज़ यहाँ पर, ये जो डिफरेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये हमने डिफरेंस निकाला है किस किस के बीच में, डिफरेंस ये जो कैलकुलेट किया है इसे हम बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं इसे, क्लास साइज या फिर विड्थ। इंटरवल, क्लास इंटरवल की जो विड्थ होती है ये होती है उनकी विड्थ, इनके बीच का डिफरेंस। इनके बीच का, किनके बीच का डिफरेंस, ऑब्वियसली फर्स्ट रेंज जो हम लेते हैं, फर्स्ट रेंज इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट
फर्स्ट वैल्यू जो हम पुट करते हैं क्लास इंटरवल में ग्रुप के टाइम पर, दैट इज द लोअर लिमिट, एंड अनदर जो होती है हाईएस्ट वन, दैट इज द अपर लिमिट। तो मतलब ये जो हमने क्लास इंटरवल यहाँ पर बनाया हुआ है, फर्स्ट इसमें जो लोअर लिमिट है दैट इज 0 एंड द हायर इज या फिर अपर लिमिट इज 10। इन द सेम मैनर 10 20 20 30 30 40 40 50, राइट। अगर मैं यहाँ पर 50 to 60 लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा, 50 to 60 विल बी देयर, सो 50 विल बी दी लोअर लिमिट एंड 60 विल बी दी अपर लिमिट। ऑब्वियसली यदि किसी बच्चे ने 50 स्कोर किया हुआ है तो हम उसको फिर हम एक और कैटेगरी हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, वन मोर क्लास इंटरवल वी हैव टू टेक एंड दैट क्लास इंटरवल विल बी व्हाट 50 to 60। ये जो हमारा क्लास इंटरवल होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा 50 to 60, यदि किसी बच्चे ने 50 स्कोर किया होगा तो, राइट। तो दीज मेनी क्लास इंटरवल्स वी हैव। क्लास विड्थ हमने देख लिया, डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट इज द क्लास विड्थ। तो इस वाली पूरी टेबल में जो हमने क्लास विड्थ लेकर के रखी हुई है वो क्या है 10, इन एवरी इंटरवल वी विल गेट 10। ओके, चलो अब आते हैं हम वापस से बैक टू द आर रॉ डेटा एंड फ्रॉम दैट यू कैन कंक्लूड दैट 0 से 10 में जितने बच्चों ने स्कोर किया हुआ है दे आर ओनली 2 and 10 to 20 if you will calculate you will get such kind of telemarks. For 20 to 30 we have these many, 30 to 40 हमें इतने टेलीमार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं, then again 40 to 50 we will get, एंड फॉर 50 to 60 मतलब एक बच्चा है ऐसा जिसने टोटल 50 out of 50 स्कोर किया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सो ओनली वन स्टूडेंट वी हैव। चलो अब हम इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज लिख लेते हैं। दिस वन विल बी 10, इजी टू काउंट बिकॉज बंडल्स हैं, 5 10 15 20 21, 5 10 15 and 19 plus 4, then 5 6 and 7 and then 1। इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक कि कोई एंट्री हमारी छूट ना गई हो, हमने कोई गलत तो नहीं कर दिया है, सो यू कैन कैलकुलेट टोटल। आप यहाँ पर टोटल भी चेक कर सकते हो एक बार, एंड हाउ वी विल डू दैट, इस टोटल को कैसे करेंगे 10, ये फ्रिक्वेंसीज है ना, इतने बच्चों के 2 बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में आए हैं, 10 बच्चे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में आए हुए हैं, सो लाइक दैट वी कैन, ये हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही दे रहा है ना, हम इसे ऐड कर सकते हैं 19 + 1 20 30 40 50, this is 57 58 59 and 60, so total we are getting 60, that means हमारी एंट्री कोई भी स्किप नहीं हुई है, हमने सारी ही एंट्रीज को काउंट किया है, यहाँ पर हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया है 60 ही आ रहा है हमारा। सो सी अगर हमारे पास कोई बहुत ही बड़ा डेटा गिवन है, लॉन्ग डेटा है, एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं ताकि हम कुछ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस उससे निकाल सकें। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 0 और 10 के बीच में स्कोर किया है, ओनली वन इज़ द ब्रिलियंट वन जिसने 50 out of 50 स्कोर किया है, एंड इफ वी विल सी द एवरेज ऑफ द क्लास, तो देखो यहाँ पर 21 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 20 और 30 के बीच में स्कोर किया है, 19 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 30 और 40 के बीच में स्कोर किया हुआ है। सो बेसिकली जो हमें यहाँ पर एवरेज मिलेगा वो इसमें से कहीं मतलब 30 के आसपास ज़्यादा होगा, दैट इज़ द कॉमन मार्क है ना, तो 30 के नियर बाय हमें यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा, एंड मोस्टली जो बच्चे हैं उनके स्कोर 20 से ज़्यादा है, 40 से कम है ऑब्वियसली, है ना। सो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन कलेक्ट, वी कैन गेट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और ये चीज़ें हमें देखने को भी मिलती हैं वेयर ऑब्वियसली जब आपकी एक पूरी लिस्ट बनती है, व्हेन टीचर यूज टू मेक अ लिस्ट, इतने बच्चे फेल हैं, इतने बच्चे पास हैं, स्कूल का मतलब स्टूडेंट का एवरेज पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये रहा है। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, वी यूज टू एनालाइज दैट ऑल्सो एज वेल। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, सिंस यहाँ पर हमने जो एंट्री ली है ये ग्रुप्स के फॉर्म में है ना, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो होगी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बट इसको हम बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हो जाएगा हमारा, ये होगा ग्रुप
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले जो हमने देखा था दैट वाज दी सिंगल एंट्री हमने उसमें ली थी, जैसे आर्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, एंड पेट एनिमल्स का जो हमने एक क्वेश्चन देखा, डॉग, काउ, सिंगल एंट्री हमने उसमें ली हुई थी, राइट। सो इन दैट यू कैन से दैट दैट वाज द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट दैट वाज द अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस वन वाज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ग्रुप्स के फॉर्म में हमने लेकर के रखा हुआ है, ठीक है। नाउ वी हैव अ ट्राई दीज ऑन पेज नंबर 73, सो दैट ट्राई दीज वी विल सॉल्व, आफ्टर दैट वी हैव सम क्वेश्चंस। Let us read the try these. Study the following frequency distribution table and answer the question given below. Okay, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनाइज डेटा है उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट आ गया है यहाँ पर। Let us see frequency distribution of daily income of 550 workers of a factory. सो व्हाट इज गिवन इन दैट, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है। क्लास इंटरवल जो है वाई इट इज टेकन डेली इनकम इन रुपीज़, पर डे की जो इनकम है इन रुपीज़ में, दैट दे हैज़ टेकन एज द क्लास इंटरवल। एंड दूसरी चीज़, कितने वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स को उन्होंने फ्रिक्वेंसी एज अ फ्रिक्वेंसी उन्होंने लेकर के रखा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट कि मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जिन्हें 100 to 125 रुपीज़ के बीच में पर डे मिल रहा है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जिन्हें 125 to 150 के बीच में मिल रहा है। सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन एंड वी विल सी इट। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लें, यहाँ पर 100 जो है वो इस वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है ना, एंड 125 इज द अपर लिमिट। सेम मैनर में यदि हम इस 125 की बात करते हैं तो ये सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है एंड 150 इज द अपर लिमिट। फिर वापस से थर्ड वाले क्लास इंटरवल की 150 लोअर लिमिट है, मींस ऑल दीज आर द लोअर लिमिट एंड ऑल दीज आर द अपर लिमिट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स। इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज हमें ये सारी देकर के रखी हुई हैं। एंड टोटल ऑल्सो दे हैव गिवन दैट इट इज़ 550 हमें गिवन है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं जो कि इस के अकॉर्डिंग पर डे जो वेजेस उनको मिल रहा है, इट वाज लाइक दैट, वो सारे 550 वर्कर्स हमें गिवन है। चलो नाउ कम टू द क्वेश्चंस। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की हमें साइज बतानी है। क्लास साइज जो हमने पढ़ा हुआ था, क्लास साइज, तो दैट विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। सो क्लास साइज कितनी हो जाएगी, एनी वन वी कैन टेक 125 minus 100, that is 25. So this is the class size. Next we have which class has the highest frequency, किस class की highest frequency है। So we have to compare already, obviously. This is 140, 125, 140, 140. तो कौन सा क्लास है हमारे पास, ये 200 to 220। तो सेकेंड वाले का जो आंसर होगा इट इज 200 and 220 class has the highest frequency. Now next question, which class has the lowest frequency, सबसे कम frequency किसकी है। So it is 20, right, the last one, मतलब सबसे कम लोगों को 300 to 325 पर डे वेजेस मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट डी, फोर्थ पार्ट। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 to 75, 250 to 75 इस वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है। तो अभी हमने देखा कि ये होगी हमारी लोअर लिमिट एंड दीज ऑल आर द अपर लिमिट। सो 275 इज द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल। लास्ट क्वेश्चन, विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रिक्वेंसी। तो हमें देखना पड़ेगा भाई ऐसी कौन सी दो क्लासेस हैं जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी है। 45 नोवेयर, 25 नो, 55 yes 55 we have this one and this one। तो 55 हमें किन दो क्लासेस में मिल रहा है, दो क्लासेस जो हमारे पास हैं, इट वाज एक तो है 150 to 175 एंड अनदर वन दैट वी हैव, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, दिस वन एंड दिस वन। सो इट इज 225 to 250, 225 250, these two class intervals या फिर these two classes have the
सेम फ्रिक्वेंसी है इनकी. चलो, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा ऑन वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स. 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 बच्चे हैं जिनका इन्होंने वेट लिया हुआ है. रॉ डेटा में हमें अगेन इंफॉर्मेशन गिवन है एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें यहाँ पर बनानी हुई है. ओके, एंड ऑल्सो दिस सेट दैट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास यूजिंग इंटरवल्स मतलब कि हमें ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताना है. 30 to 35 से हमें स्टार्ट करना है एंड देन इट विल मूव सो ऑन. सो फॉर दिस मतलब हमें एक और चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए, दैट व्हाट विल बी दी लोअर लिमिट एंड व्हाट विल बी द अपर लिमिट. मतलब सबसे हाईएस्ट जो इंटरवल होगा, अपर जो क्लास होगी हमारी उसका अपर इंटरवल क्या होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए. सो पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज दी वेट एंड वेट ऑल्सो हमें काय में गिवन है, केजीज में गिवन है. सो वी विल राइट केजीज एंड हियर वी विल राइट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर हम टेलीमार्क्स भी ऐड कर सकते थे एंड इवन इन टेलीमार्क्स एज वेल. चलो, ऑलरेडी हमें गिवन है इंटरवल हमें लेनी है 30 to 35, then 35 to 40. Obviously next will be 40 to 45, then 45 to 50. Next will be 50 to 55, right? And let us see हमें कितनी और ज़रूरत है. 60 है हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम. आई थिंक nothing more we have than 60. 65 is also there. Yes, 65 is also there. So let us see 50 to 55, 55 to 60, and then we have 60 to 65, है ना. पर हमारे पास जो 65 है that will go in this class interval. 65 में वो काउंट होगा जहाँ पर वो लोअर लिमिट होगी, राइट. सो अगेन वी विल टेक 65 to 70. इतने क्लास इंटरवल्स की हमें ज़रूरत है. चलो, नाउ वी यूज्ड टेलीमार्क्स एज वेल. 30 to 35 फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है हमारे पास. सो लेट अस सी 30 to 35, 1, then 2, then 3. Only 3 are there. So 3 telemarks will be there. Number of frequency will be 3. 35 to 40 we will see. 35 to 40. So that means 35 से लेके 39 तक. 38 is there, 1, then 2, and again 3 and 4 are there. Similarly 40 to 45 we will search. 1 I got, and 2, 3, 4 are there. 45 to 50 we will see now. 45 to 50, right? So 48 is there, 49 is there, 3 are there, 47 is also there. So again 4. Then we'll see for 50 to 55. 50 to 55, 53 is there, 1. 55 का काउंट होगा नहीं, so only 1 is there. ठीक है, अब आते हैं 55 पर. 55 to 60. So 55 to 60, what we will do? Wait. 53 will come. Okay. Now we'll see 55 to 60. So 60 तो इस रेंज में काउंट होगा नहीं. Then we have only 55. Only 55, 1 is there. We have to see it very keenly, बहुत ध्यान से कंसेप्शन के साथ we have to see, because कभी कभी डेटा गलत हो जाता है. So that will again consume your time to recheck. So better अगर हम एक बार में ही उसे पूरा कंप्लीट करते हैं अच्छे से. 60 to 65, 1 is there. 60, only 1 is there. Yes, only 1 is there. And for 65 I think again we have 1 only. Let us count. Yes, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19. मतलब एक हमारा कहीं ना कहीं स्किप हो रहा है, राइट. सो दैट वी हैव टू सी. तो इस तरीके से हमें क्या करना है, विल गो लाइक दिस. एक बार और हम चेक कर लेंगे इस चीज़ को, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को. एक हमारा कहीं ना कहीं स्किप हो रहा है. 4 चीज़ 12, 15, 16, 17, 18, 19. आई थिंक समवेयर हियर होगा कोई ना कोई जो रिपीट हो रहा होगा. Okay, so this is how we have to make a distribution, grouped distribution or table. This was the topic for the organization of data. हम डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, right? Now next we will see that
हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, प्रेजेंटेशन जो कि इसका थर्ड स्टेप है आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट हो गया हमारा कलेक्शन, देन वी सॉ ऑर्गेनाइजेशन, नाउ विल सी हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, प्रेजेंटेशन पार्ट.